तो सबसे पहले शुरुआत में हमने मिल्कन का ऑयल ड्रॉप मेथड वाला एक्सपेरिमेंट देखा था। इसमें हम क्या कर रहे थे कि एटोमाइजर से हमने ऑयल ड्रॉप पास करी इसमें, और ये जो ऑयल ड्रॉप्स हैं ये चार्ज पार्टिकल्स के जब ये होल से पास होंगी, बीच में आएंगी इस तरीके से, तो ये क्या करेंगी कि कुछ चार्ज होगा इनके बीच में, और ये इस वजह से जो ऑयल ड्रॉप है ये भी आयनाइज हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ देखा था, ये फ्रिक्शन के कारण इसमें कुछ स्टैटिक चार्ज आ जाएगा, और वो स्टैटिक चार्ज के बीच में हमने एक रिलेशन देखा था Q इक्वल टू एनी, इसे हम बोलते हैं चार्ज ड्यू टू प्लेट्स। ओके, तो ये जो है वेरी भी कर सकते हैं हम, जिस तरीके से हम वोल्टेज को वेरी करते रहेंगे, इफ यू विल वेरी वोल्टेज देन वी कैन ऑल्सो वेरी द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर लिया था। सेकंड चीज हमने देखी थी, एटॉमिक मॉडल्स की जरूरत क्या पड़ी, कि सब लोगों को स्टेबिलिटी ऑफ एटम जाननी थी कि एटम कितना स्टेबल है, उनका बिहेवियर जानना था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी थी। वो भी ये भी देखना चाहते थे कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं डिफरेंट एटम्स के कॉम्बिनेशन से। उनको ये भी समझना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और वो किस तरीके से ओरिजिनेट हो रही है, उनका नेचर क्या है, कि जब उन्हें एटम्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं या इमिट कर रहे हैं। हमने देखा था कि जब भी कोई एटम को हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे वो हमेशा रेडिएशन इमिट कर रहा था इस तरीके से, तो वो भी हमने देख लिया था। फिर हमने यहाँ देखा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनके सिंबल भी गिवन है यहाँ पे, और इनके चार्जेस भी गिवन है। न्यूट्रॉन बिल्कुल न्यूट्रल है, इनके यहाँ पे रिलेटिव चार्ज भी गिवन है, इनका मास गिवन है। तो इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेटली 0 मास का होता है, और इसके मास हम 1 ले लेते हैं। फिर हमने यहाँ पे थॉमसन मॉडल देखा था। थॉमसन मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि वो एक स्पेरिकल शेप में था। पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना गया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेड कर रखे थे हमने, ताकि एक मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट बन जाए कि ये अपने पास पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हमने इसके अंदर इमिट कर रखे हैं। इसका इंपॉर्टेंट फीचर ये था कि इसने मास को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना था पूरे एटम के अंदर। ड्रॉबैक इसका ये था कि न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एटम की, और जो बाद में एक्सपेरिमेंट आए थे उनको भी ये कंसिस्टेंट नहीं बना पाया था। बस ये इसका ड्रॉबैक्स थे। फिर हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में उसने क्या किया कि सिंपल अल्फा पार्टिकल्स का एक बॉक्स लिया, सोर्स लिया, उसको उसने लेड प्लेट के बीच में पास कराया इस तरीके से। तो जब वो गोल्ड फॉइल से जाकर टकराई, सो आफ्टर बॉम्बार्डिंग इट फ्रॉम गोल्ड फॉइल, तो वहां पे क्या हुआ, एक स्कैटरिंग हुई, इस तरीके से स्कैटर हुए सब चीजें। तो स्कैटर जब हुए तो यहाँ पे उसने जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा रखी थी, और जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाने की वजह से क्या हुआ कि जो जब भी अल्फा पार्टिकल्स इस प्लेट से टकरा रहे थे वो ग्लो कर रहे थे। तो अल्फा पार्टिकल्स हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। गोल्ड फॉइल की खासियत ये थी कि वो बहुत कम थिकनेस की थी। ओके, फिर हमने देखा कि यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशंस निकल कर आए, कि कुछ अल्फा पार्टिकल एज इट इज पास कर गए गोल्ड फॉइल से बिना डिफ्लेक्ट करे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट करे स्मॉल एंगल से, और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स वापस थ्रो बैक कर गए, यानी कि जैसे मैंने उन्हें यहाँ भेजा वो वापस से अपने पाथ पे, ओरिजिनल पाथ पे रिटर्न बैक कर गए। यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाले, कंक्लूजन ये निकाले कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो होती है एटम के अंदर वो खाली होती है, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स एज इट इज निकलते जा रहे थे सीधे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कंक्लूजन निकला कि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करें हैं, यानी कि जैसे थॉमसन ने बोला था ना कि जो प्रोटॉन है वो पूरे में फैले पड़े हैं, पॉजिटिव चार्ज पूरे उसमें फैला पड़ा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पॉजिटिव चार्ज बहुत एक छोटे से पार्ट में, छोटी सी वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, इस तरीके से। तीसरी जो कंक्लूजन निकला वो ये था, वरदरफोर्ड ने खुद के कैलकुलेशंस किए थे, उसमें उसने निकाला था कि जो रेडियस होता है ना एटम का, वो 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है, और 10⁻⁻15 के आसपास होता है उसका न्यूक्लियस का साइज। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख भी दिया था। वो हमने इसको समझा था कि जैसे अपने पास ये कोई क्रिकेट बॉल है ये, और ये इसको हमने कंपेयर किया था न्यूक्लियस से, तो अगर मुझे एटम का रेडियस फाइंड आउट करना है तो वो लगभग बराबर होगा 5 किलोमीटर के आसपास। इस तरीके से हमने समझा था। फिर रदरफोर्ड का हमने मॉडल भी देखा था कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या हो रहा है। तो रदरफोर्ड के मॉडल में हो रहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मास जो है वो डेंसली कंसंट्रेटेड होता है बहुत छोटे रीजन में। वो हमने यहाँ पे लिख दिया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक बना रहे हैं बहुत छोटा सा साइज, इस तरीके से, जो सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। फिर हमने देखा था कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं, फिक्स्ड पाथ में ये ऑर्बिट है, और बहुत ही हाई स्पीड से। और जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो एक सोलर सिस्टम से रिजेंबल कर रहा था, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो सन की तरह एक्ट कर रहा था,
और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाकी अदर प्लैनेट्स की तरह रिएक्ट कर रहे थे। और इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना न्यूक्लियस में, वो टाइटली हेल्ड थे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बन रही थी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में। ओके, तो ये चीज़ हमने देखी थी। नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, जो बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसी तरीके से मास नंबर बराबर होता है अपना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। फिर हमने देखे थे यहाँ पर आइसोबार्स और आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोबार में क्या हो रहा था कि ये जो एटम्स थे इनका जो है मास नंबर तो सेम था लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट था, जैसा कि हमने देखा था कि नाइट्रोजन के केस में और ये कार्बन 14 वाले केस में। दूसरा केस हमने लिया था आइसोटोप का। आइसोटोप्स के केस में क्या हो रहा था कि एटॉमिक नंबर तो सेम था जैसे कि यहाँ पे है, पर उनका जो मास नंबर था वो डिफरेंट था, तो ये डिफरेंस होता है। और जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनके इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा डिफाइन करी जाती हैं या फिर कंट्रोल करी जाती हैं, वो हमने देखा था। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सिंपल ATBR का, हमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पता लगाने थे। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है, मास भी गिवन है, इसमें भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमें गिवन है, तो हमने सिंपल माइनस किया, न्यूट्रॉन की वैल्यू भी आ गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की भी हमारे पास आ गई थी। फिर हमने रदरफोर्ड मॉडल के हमने ड्रॉबैक्स देखे, ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ड्रॉबैक जो आया था वो ये था कि रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्टेबिलिटी को। तो अब हम वो देखते हैं स्टेबिलिटी ये किस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आराम से घूम रहा है। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। वो थ्योरी कहती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट कर रहा होता है ना, तो वो हमेशा रेडिएशंस इमिट करता है। ठीक है, अब हम इस थ्योरी को तो बाद में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए याद कर सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो वो रेडिएशंस इमिट करता है। तो अगर वो रेडिएशंस इमिट करता है यानी कि जो उसकी एनर्जी है ना वो भी कम होती चली जाती है। अब एनर्जी जब कम होती चली जाएगी तो उससे क्या होगा, जब एनर्जी कम होती चली जाएगी तो वो एनर्जी लूज करते 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 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में गिर जाना चाहिए, है ना। इस तरीके से वो एनर्जी लूज करेगा तो वो वापस इसमें गिर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा फिक्स ऑर्बिट में घूमते ही रहते हैं। तो इस तरीके से वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और वो ये भी नहीं बता पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और उनकी एनर्जी भी नहीं बता पाया था इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये ड्रॉबैक्स है रदरफोर्ड के। जेम्स का एक क्वेश्चन है कि सर इज न्यूक्लियस पॉजिटिव एंड एटम न्यूट्रल। बिल्कुल जेम्स, ऐसा होता है कि एटम जो है न्यूट्रल होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर वो हमारा आयन या कैटायन नहीं है। अभी आयन्स क्या होते हैं, आयन्स वो होते हैं कि जब अपना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन से, जब अपने प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं तब एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है और तब वो आयन बन जाता है एक। और इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन्स से तो एटम पर एक नेगेटिव चार्ज आता है और वो न्यूट्रल नहीं रहता। तो बेसिकली एटम न्यूट्रल होता है कुछ केसेस में जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर हों। लेकिन अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में कभी भी कुछ गड़बड़ होती है, यानी कोई दोनों में से कोई एक ज़्यादा या कम हो जाता है, तो तब उस केस में वो एक न्यूट्रल नहीं बचता बल्कि एक आयन बचता है। न्यूक्लियस वैसे पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसके अंदर बस प्रोटॉन्स होते हैं, ये बात करेक्ट है। ओके, तो होप सो ये आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम देखेंगे। ठीक है, तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम को काफ़ी हद तक लोगों ने माना, उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन।